हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के PYQs और ये है हमारी एक सीरीज जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे PYQs के लेक्चर्स आए हैं, ठीक है। एंड आप उनको देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो फटाफट से आज हम देखेंगे कि आज के PYQs में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं सॉल्व। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड ओके, सो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर द हेबर प्रोसेस शोन आइडेंटिफाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ P and Q एंड द सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे हमको P एंड Q की वैल्यू बतानी है, साथ ही साथ हमको ये बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस के बारे में भी हमें यहाँ पे बात करनी कि कौन है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस। सो द क्वेश्चन, हमें इक्वेशन दे रखा है N2 plus H2 in equilibrium give 2NH3। N2 plus H2 give 2NH3, ये हमको यहाँ पे दे रखा है। नाउ रिएक्शन को बैलेंस करना बेहद आसान है यहाँ पे, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट पूछ रहे हैं तो 1 बोल दो, ठीक है। 1 and 3 और किसका, कौन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एनी आइडिया? कौन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? जिसका क्या हो रहा होगा बता दो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे इस पे चार्ज 0 है, यहाँ पे इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? देखो NH3 के बारे में बात करेंगे। एक तो आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है ना। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, 0 से ये +1 में आ गया, 0 से किस में आ गया, ये +1 में आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और नाइट्रोजन 0 से -3 में चला गया है, नाइट्रोजन की वैल्यू 0 से -3 है और हाइड्रोजन की वैल्यू 0 से +1 है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक, राइट। सो H2 यानी कि 1 and 3 और H2 is reducing agent है ना, 1, 3 and reducing agent is H2. So question number 1 option B is the correct answer. Question number 1 का यहाँ पे हमारा option B एकदम correct है। Next question, question number 2. So question 2 is which of the following common chemicals compound does not contain water of crystallization? इसमें से किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? बता दो जल्दी, देख के पता चल जाएगा ना हमको, तो किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? फॉर्मूला भी, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, इससे आसान कुछ नहीं होगा, है ना, कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिया गया है। ब्लू विट्रॉल है CuSO4.5H2O, जिप्सम इज CaSO4.2H2O, washing soda is Na2CO3.10H2O and baking soda is NaHCO3। यहाँ पे कोई वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन D हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऑल्दो नॉन मेटल आर टिपिकली पुअर कंडक्टर, ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वन ऑफ इट्स फॉर्म इज एन एक्सेप्शंस एंड यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑल्दो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी हीट जो है कंडक्ट नहीं करते, बट फिर भी यहाँ पे एक नॉन मेटल ऐसा है, यहाँ पे एक नॉन मेटल ऐसा है जिससे इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। एंड यू नो कि इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कौन सा वो नॉन मेटल है, जल्दी बता दो। डायमंड, ग्रेफाइट,
सल्फर एंड फॉस्फोर, सारे के सारे यहाँ पे नॉन मेटल है, बट किसका इलेक्ट्रोड बनता है? ग्रेफाइट का। आप खुद देखो, जो आपकी पेंसिल है ना, इसमें अभी पेंसिल है नहीं मेरे पास, जो आपकी पेंसिल होती है उसका जो टिप है वो ब्लैक पार्ट जो होता है दैट इज ग्रेफाइट। अगर आप उसको स्विच बोर्ड में से डालोगे और पीछे से उसको टच करने की कोशिश करोगे तो आपको करंट लगेगा। अब करना नहीं है ना, ये करना नहीं है, मैं बता रही हूं बस, ठीक है, कि आप अगर टच करोगे तो आपको यहाँ पे झटके लगना शुरू हो जाएगा। मतलब वो जो ग्रेफाइट है ना, वो जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो a person stung by an ant feels a sharp burning pain and this is due to the injections of methanoic acid। हाँ, तो अगर किसी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन को, ठीक है, क्या कर लिया है? चींटी ने, लाल वाली जो चींटी होती है ना, खतरनाक सी चींटी है ना, उसने क्या कर लिया? ऐसे डंग मार दिया, ठीक है। सो उसको बहुत पेन हो रहा है। क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि उन चींटियों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? उनके अंदर प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से जैसे ही मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी में एंटर करेगा इट क्रिएट पेन, ठीक है, हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग द सॉल्यूशन ऑफ द बेकिंग सोडा गिव रिलीफ। अब उस पर जब हम बेकिंग सोडा अप्लाई कर लेते हैं, है ना, उस पर जब हम बेकिंग सोडा अप्लाई कर लेते हैं तब क्या होता है? यस, बेकिंग सोडा अप्लाई करने से क्या होता है? हमको रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसा क्या है बेकिंग सोडा में? है ऐसा क्या है बेकिंग सोडा में, ये हमको इधर बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो ऑप्शन क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट ओवरपावर द मिथेनोइक एसिड, इट इज अ माइल्ड बेस दैट न्यूट्रलाइज द मिथेनोइक एसिड, it is a neutral salt that washes away the acid and it has a cooling effect on the skin। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो मिथेनोइक एसिड इज एसिड, है ना, क्या नई बात बताई है? नहीं, देखो मिथेनोइक एसिड इज एसिड। अब एसिड के इफेक्ट को अगर हमें कैंसिल आउट करना है, एसिड के इफेक्ट को अगर जो हमको कैंसिल आउट करना है, सो वी हैव टू यूज अ माइल्ड बेस। हमें उसके लिए माइल्ड बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड दैट माइल्ड बेस इज बेकिंग सोडा, ठीक है। सो इट इज अ माइल्ड बेस दैट न्यूट्रलाइज द मिथेनोइक एसिड, इट इज अ माइल्ड बेस दैट न्यूट्रलाइज द मिथेनोइक एसिड। वो मिथेनोइक एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 है यहाँ पे हमारा, 4 सॉल्यूशन A, B, C and D have the pH value 4, 6, 8 and 10 respectively. Which solution contain the highest concentration of hydrogen ion? किसके पास सबसे ज्यादा H आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा? यस, किसके पास सबसे ज्यादा H आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये हमको बताना है। pH वैल्यू हमको दे रखी है, देखो A, B, C and D, इन सब का pH वैल्यू दे रखा है 4, 6, 8 एंड 10। याद रखना, जिसके पास जितना ज्यादा, जिसकी pH वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा बेसिक होता है, और जो जितना ज्यादा बेसिक होता है या फिर टेंस टू बेसिक होता है तो उसके पास H नेगेटिव कम, H पॉजिटिव कम होते चले जाते हैं एंड OH नेगेटिव बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सब में से सबसे कम pH किसका है? इसका है। तो इसके पास मोर नंबर ऑफ H आयन, इसके पास सबसे ज्यादा H आयन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? इसके पास सबसे ज्यादा H आयन प्रेजेंट होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन A हैव द मोर नंबर ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सोल्यूशन A का सबसे ज्यादा H आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Okay, so question 6 is based on the reactivity series of metal. Based on the reactivity series of metal, which one of the following reactions will not occur? Reactivity series के हिसाब से यहाँ पे कौन सा ऐसा reaction है जो नहीं होगा? तो उसके लिए आपको बेटा क्या आना चाहिए? उसके लिए आपको आना चाहिए reactivity series, ठीक है, उसके लिए आपको आनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, आयरन प्लस ZnSO4 गिव आयरन सल्फेट प्लस जिंक,
and Mg plus FeSO4 give MgSO4 plus Fe and Zn plus FeSO4 give ZnSO4 plus Fe. इसमें एक तो छुपा हुआ रिएक्शन है ना, इसमें एक तो छुपा हुआ रिएक्शन है जो होगा नहीं पर लिखा गया है. कौन सा है ये? सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्टिविटी की हेल्प से ही बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे देखो 3 चीजें हैं, जिंक है, नहीं 4 चीजें, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एंड आयरन. तो हमें पता है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. मैग्नीशियम के बाद हमारा जिंक आता है, जिंक के बाद हमारा आयरन आता है और सबसे लीस्ट कॉपर आता है. तो मैग्नीशियम को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक को ये दोनों डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और आयरन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. अब चेक कर लो, Zn कॉपर है, हो जाएगा. यहाँ पे देखो आयरन एंड ZnSO4 है. आयरन क्या जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है? यस. क्या आयरन जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है? तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव है जिंक. अब जब जिंक ज्यादा ताकतवर है तो आयरन उसको उसकी जगह से कैसे भगा सकता है? तो यहाँ पे नो रिएक्शन होना चाहिए था. कैसा रिएक्शन होना चाहिए था बेटा? यहाँ पे नो रिएक्शन होना चाहिए था, बट हमको तो रिएक्शन दे रखा था. ठीक है, बट हमको तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखा था, विच इज नॉट पॉसिबल. तो हमारा इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन है ना. ओके, so question number 7th is when a fresh apple is cut the exposed surface turn brown after some time. ये चीज तो देखो आपने भी देखी होगी, जब आप एप्पल को कट करते हैं तो उस वक्त उसका कलर आप देखिए एंड 1 घंटे बाद उस एप्पल को देखो तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर आपको ब्राउन कलर की लेयर नजर आएगी, है ना. उस एप्पल के ऊपर आपको क्या नजर आएगी बच्चे? उस एप्पल के ऊपर आपको ब्राउन कलर की लेयर नजर आएगी. ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप का चेंज है? फटाफट से बता दो भाई, किस टाइप का चेंज है ये? फिजिकल चेंज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो किसका चेंज है ये? ये जो ब्राउन कलर आता है एप्पल का, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया. एप्पल जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में रह के. आगे बात समझ में? एप्पल जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया इन एयर की प्रेजेंस में. सो क्वेश्चन नंबर 7th ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7th का हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है. फटाफट से देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 8. आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन है. क्वेश्चन नंबर 8 करिए इसको रीड. असर्शन, butane 1-ol and butane 2-ol exhibit similar chemical properties, ठीक है, and they belongs to the same homologous series of the alcohol and possess the same functional group. So butane 1-ol and butane 2-ol फटाफट से बना ले. CH3 CH2 CH2 CH2OH and CH3 CH2 CH2 CHOH and CH3, ये हमारे पास ये दोनों कंपाउंड है. ठीक है, अब कह रहे हैं कि दोनों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है. यस, दोनों के पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी कैसी हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी. राइट. सेकेंड वन, दे बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज. अगर कोई एक एल्कोहल से बिलोंग कर रहा है तो बाकी के स्पीशीज भी एल्कोहल फैमिली से ही बिलोंग करेंगे. इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. तो यस है, ये भी होमोलोगस सीरीज है, सेम फंक्शनल ग्रुप है. यानी कि अब तो देखो इसका आंसर आपको पता चल चुका है ना. पता चला कि नहीं पता चला? इसका आंसर दोनों के दोनों करेक्ट है. ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. रीजन जो है बेटा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का. सो ए, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. मेटल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमें क्वेश्चन का आंसर करना है. सो bells used in temples and schools are always made of metal alloy. Which characteristics property of metal is utilized here? तो जो bells वगैरह होते हैं,
है ना, वो मेटल एलॉय से मिलके बनते हैं। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इनके पास जिससे ये बेल बनाए जाते हैं? क्यों देखो, बेल क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उसकी आवाज आपके कानों तक आए और आपको पता चल जाए कि ये छुट्टी हो गई है ना, ऐसा ही होता है। सो इसके सोनोरिटी की वजह से, इसके सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसकी मेटल एलॉय में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेल बनाने के लिए आई मीन इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, सो द प्रॉपर्टी utilized is sonority. The property utilized is sonority or being sonorous और being sonorous। क्या हो जाएंगे ये? sonorous हो जाएंगे। This is the property of metal to produce a deep ringing sound. This is the property of metal. This is the property of metal produce a deep ringing sound। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? डीप रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आर सॉफ्ट, नॉट सॉफ्ट, डीप रिंगिंग साउंड। ठीक है, जब उसको किसी दूसरे मेटल के साथ स्ट्रक किया जाता है। ठीक है, व्हेन स्ट्रक। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है? बोलो यस मैम, है ना, आ गई है। नाउ द बी पार्ट इज नेम एनी टू मेटल दैट आर exceptions to the general property of hardness can be easily cut with a knife. See, metals are generally hard. ठीक है, they have high melting and boiling point, they are very hard, but there are some metals which are soft. ठीक है, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सो टू मेटल्स यहाँ पे हमको बताने दैट आर सॉफ्ट, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, सो टू मेटल्स दैट आर सॉफ्ट, टू मेटल्स दैट आर सॉफ्ट एंड कैन easily cut with a knife is sodium and potassium। क्या हो जाएगा? सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्या इतनी मेरी बात समझ में आई है? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, आई थिंक, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमको दो पार्ट करने हैं, ए एंड बी, जो अब तक की हमारे सीरीज में हम करते हुए आ रहे हैं। सो मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। Their chemical nature can vary. Okay, give an example of metal oxide that is basic. हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है मेटल ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर का होता है। तो देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन जो मेटल ऑक्साइड बनेगा हमेशा ही बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड दैट इज बेसिक इन नेचर, metal oxide that is basic in nature। मेटल ऑक्साइड जो कि कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड जो है वो हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल ऑक्साइड दैट शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब हमें ऐसा मेटल ऑक्साइड बताना है जो एम्फोटेरिक बिहेवियर दे।
तो सबसे पहले बच्चे आपको ये जानना चाहिए कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। एम्फोटेरिक, अगर यहाँ पे ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे हम, सो एम्फोटेरिक का मतलब होता है विच एक्ट एज और विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, रिएक्ट भी करे और खुद बिहेव भी करे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, सो सिर्फ एग्जाम्पल बताना है हमको। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक, एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड are Al2O3 and ZNO, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट भी दे रखा है हमको, एंड दैट थर्ड पार्ट क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शंस ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का हमें रिएक्शन करके दिखाना है स्ट्रॉन्ग HCl के साथ। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का हमें रिएक्शन करके दिखाना है स्ट्रॉन्ग HCl के साथ। कैसे करेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस वाटर, यही बनेगा हमारा ZnCl2 प्लस वाटर। यस, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और बाद में आप इस रिएक्शन को यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। अब फटाफट से इतना लिखने के बाद, फटाफट से पहले तो इतना लिख लो। ठीक है, फटाफट से पहले इतना लिख लो, फिर हम इसका और पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ओके, लिखो। नेक्स्ट हम इसके और पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो द सेकेंड पार्ट इज द वे मेटल रिएक्ट विद वाटर, द वे मेटल रिएक्ट विद वाटर depends on their chemical reactivity. Name one metal that react violently with cold water and producing a flame. कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है एंड वो फ्लेम भी प्रोड्यूस कर देता है। सो हाईली रिएक्टिव मेटल ही होंगे ऑफ कोर्स। कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, आगे बात समझ में। सो क्या लिखेंगे, सोडियम और पोटाशियम सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट विग्रसली और रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ठीक है, रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, है ना, और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इट कैचेस फायर। द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, immediately catches fire or immediately catches fire। तो इसमें तुरंत आग वाग लग जाती है। ठीक है, तो बड़ा ही खतरनाक है ये, है ना, कैसा है, बड़ा ही खतरनाक है। सेकेंड है, नेम द मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट ओनली विद स्टीम। ऐसा कौन सा मेटल है जो हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। सो दैट इज वन एंड ओनली, नॉट वन एंड ओनली, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सो द मेटल रिएक्ट विद steam, the metal react with steam is iron and aluminium. आयरन एंड एल्यूमिनियम कौन से मेटल होते हैं बेटा, आयरन होता है एंड एल्यूमिनियम होता है। नाउ द थर्ड वन इज
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। रिएक्शन लिखनी है हमको आयरन की स्टीम के साथ, है ना, रिएक्शन लिखनी है हमको आयरन की स्टीम के साथ। तो कैसे लिखेंगे, Fe प्लस, देखो स्टीम क्या है तो वो वाटर ही, है ना, स्टीम क्या है तो वो वाटर ही, बस उसका फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाता है, बट ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहां पे बन जाएगा हमारा Fe2O3 प्लस यहां से H2 बाहर आ जाएगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, है ना। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 3 से क्यों, 3 3 9 हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 2 3 6, और या फिर अगर यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे हम ना करें तो भी हमारा रिएक्शन बैलेंस ही है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और Fe में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो करना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, आई थिंक यही बनेगा। स्टीम के साथ रिएक्शन करने पे Fe3O4, हाँ चलो एक मिनट, Fe3O4 बनेगा, ठीक है, तो इसको 4 कर लो। कितने मोल्स ऑफ वाटर आएंगे, 4 मोल्स ऑफ वाटर, और क्योंकि यहाँ पे आयरन 3 है, आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हमारा 3 ही हो जाएगा, और 4 2 जा 8। अच्छा, अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है, ठीक है। Fe जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो ये Fe3O4 बना के देगा, और साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है। अब आ जाते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आई थिंक 11th और 12th क्वेश्चन है, राइट। A student perform an experiment by mixing aqueous solution of the lead second nitrate and potassium iodide। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया, दो चीजों को मिक्स कर दिया, है ना, किस किस को, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, एंड दूसरा है यहाँ पे हमारे पास Ki, PbNO3 का होल ट्वाइस एंड Ki। What is the immediate visual observations upon mixing the two solution? जैसे ही हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यस, जैसे ही हम इन दो चीजों को मिक्स करेंगे हमें कलर देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस, और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, वो पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो इसका आंसर लिखेंगे हम फर्स्ट वाले का, क्या हो जाएगा, upon mixing a yellow solid, yellow color का हमें सॉलिड सब्सटेंस देखने के लिए मिलेगा, येलो कलर सॉलिड सब्सटेंस दैट इज पीपीटी, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, इज फॉर्म इमीडिएटली। ठीक है, ये हमें इमीडिएटली बनता हुआ नजर आएगा। नाउ द सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या है, और बी आप बोल सकते हो, आइडेंटिफाई द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला। वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसका नाम क्या है एंड उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। सो द insoluble yellow PPT is potassium iodide, और नहीं, किसका रिएक्शन कराया था हमने, रिएक्शन कराया था, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा लेड आयोडाइड। क्या बन जाएगा, लेड सेकेंड आयोडाइड, ठीक है। द इनसॉल्युबल येलो पीपीटी इज लेड सेकेंड आयोडाइड एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbI2, and its chemical formula is PbI2. Now, the last question of today's class, ठीक है, write a balanced chemical equation.
राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है, साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस टाइप का रिएक्शन है? यस, देखो इसको, और क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस टाइप का रिएक्शन है? यस, फटाफट से हम पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेते हैं। लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 का होल ट्वाइस किसके साथ रिएक्शन करेगा? पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो येलो कलर का ये पीपीटी बना के देगा, दैट इज PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस KNO3। रिएक्शन को कर दीजिए बैलेंस। सो यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे हो जाएगा 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब हमारा ये रिएक्शन बैलेंस है। फटाफट से देख के बता दो ये किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है आपको, किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है? जहां पे Pb था वहां पे अब K आ गया, जहां पे K था वहां पे अब Pb आ गया। तो यहां पे दोनों मेटल्स ने अपनी पोजीशन को क्या किया है बेटा? यहां पे दोनों मेटल्स ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया। दैट मीन्स दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। This is also known as precipitation reaction. यहां पे हमने सारे के सारे आज की क्लास के क्वेश्चंस कर लिए हैं खत्म। सो आज का लेक्चर हम अपना करेंगे यहीं पे बाइंड अप। बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अब नेक्स्ट PYQs में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़ना है क्योंकि पेपर काफी ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं, है ना। एंड पढ़ाई करो ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके और केमिस्ट्री में तो एक भी नंबर नहीं घटे हमारे। ओके, तो इस उम्मीद के साथ हमें पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।